नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। कल जब शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन, आपको पता है, अपना रेजिग्नेशन साइन करके वो बांग्लादेश छोड़ करके निकली, तो वहाँ पर एक तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने पूरी तरीके से हैवॉक मचा के रख दिया वहाँ पर। आपने देखा होगा कि कई सारे घरों में आपने ऐसी वीडियोज़ सामने आई, यूट्यूब पर भी ये वीडियो सामने आई, जहाँ पर दिखाई दिया कि शेख हसीना का जो मैंशन था, जो PM पैलेस था, उसमें घुस गए और उसमें पूरी तरीके से वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाया गया। शेख मुजीबुर रहमान, हु वाज द फादर ऑफ द बांग्लादेश, जिनको कहा जाता है कि बांग्लादेश लिबरेशन में बहुत बड़ा हाथ था, उनकी जो प्रतिमा थी उसको गिरा दिया गया और तमाम ऐसी चीज़ें की गई। चीफ जस्टिस जो है बांग्लादेश के, उनके घर पर भी अटैक हो गया, उनके घर पर भी तोड़फोड़ किया गया। खबरें लगातार बांग्लादेश से ये आ रही हैं कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, खासतौर से बांग्लादेशी जो हिंदूज़ हैं, उनको वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनकी दुकानें छीनी जा रही हैं। और जो बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी एज अ होल आप ले लो, वो बांग्लादेश से निकलने की कोशिश करने लग चुके हैं अब। और इसीलिए आप देखोगे कि न्यूज़ अभी सुबह सुबह ये आई थी कि बहुत बड़ी तादाद में, कम से कम 2-3 लाख जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो इंडिया की बॉर्डर की तरफ लगातार मूव कर रहे हैं। और इंडिया जो लैंड एक्सेस है बांग्लादेश का, उसमें वो उस लैंड एक्सेस से वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये घुसने का प्रयास, वो जाहिर सी बात है कि वो इलीगली ये घुसने का प्रयास करेंगे, बिकॉज कल ही BSF ने हाई अलर्ट जारी किया था और उसने पूरी तरीके से जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया था। अब जब ऐसी डिस्टर्बिंग खबरें आती हैं तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और इसीलिए आप देखो कि कल शेख हसीना जो है, खबर ये आ रही थी कि वो अगरतला में उन्होंने लैंड किया, बट वो अगरतला में लैंड नहीं किया था उन्होंने गाज़ियाबाद के हिंडन बेस पर लैंड किया है और गाज़ियाबाद से उनको दिल्ली लाया गया है सेफली, बिल्कुल। और अब इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और इंडिया उनको सेफ पैसेज दे रहा है, बिकॉज शी वांट्स अ सेफ पैसेज टू लंदन। तो वो लंदन जाना चाहती है, वहाँ पर कुछ अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, तो अभी वो सेफ पैसेज लंदन तक जाने तक वो इंडिया में ही रुकेंगी। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में बांग्लादेशी हिंदूज़ के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ जो वहाँ पर हो रहा है, उसको देखते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने अभी ऑल पार्टी मीट को संबोधित किया है। वहाँ पर बांग्लादेश की सिचुएशन को डिस्कस किया गया। हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, KC वेणुगोपाल जी भी वहाँ पर मौजूद थे और इन सब लोगों के साथ में बांग्लादेश की सिचुएशन पर गहन चर्चा की जा रही है। हो सकता है 3:30 बजे तक आपको एक नई खबर सुनने को मिले, इंडिया का स्टैंड इस पूरे बांग्लादेश इशू पर क्या है, किस तरीके से शेख हसीना की सरकार को मदद की जाएगी, क्या सारा स्टेप इंडिया द्वारा लिया जाएगा, ये सब कुछ आपको 3:30 बजे तक सुनने को मिल जाएगा। अभी ये ऑल पार्टी मीट चल रही है। उसके अलावा कई सारे जो शेख हसीना की रेजिग्नेशन के बाद उनकी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, यानी कि अवामी लीग के कई सारे बड़े नेताओं के घर पर अटैक हो चुका है और अब वो नेता अपने घर को छोड़ करके वो भागने की कोशिश कर रहे हैं लगातार इंडिया में। कई बड़े नेता, इवन जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे जो कि अवामी लीग पार्टी से आते थे, उनके घर को आग लगा दिया गया। उन्होंने भाग करके अपने जान बचाई, अपने परिवार की जान बचाई और अब उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि किसी तरीके से हमें यहाँ से निकाला जाए, किसी तरीके से हमें इंडिया में शरण दिया जाए। जैसे शेख हसीना इंडिया में गई हैं, वैसे ही हमारे जो अवामी लीग के बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को भी शरण दिया जाए, अदरवाइज़ उन सबको, ये प्रोटेस्टर्स जो हैं ये आताताई हो चुके हैं और ये मार देंगे। आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है देश पर, आर्मी ने बिल्कुल इनको रोकना छोड़ दिया है और ये खुलेआम कल से ही, मतलब कल और आज पूरे 2 दिन तक ये जो पूरा बांग्लादेश देश है वो इन प्रोटेस्टर्स के हाथ में है। सारी कानून व्यवस्था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी की तैसी कर रखी है इन प्रोटेस्टर्स ने। कई सारी वीडियोस में चेक कर रहा था जहाँ पर एक अवामी लीग के, मतलब ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी जहाँ पर एक अवामी लीग का नेता था और कहा यह जा रहा है कि उसको मार के, बिल्कुल उसके कपड़े फाड़ करके उसको टांग दिया गया है चौराहे पर। इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। वो तस्वीर इस लायक भी नहीं थी कि उसको मैं यहाँ पर लगा करके आपको दिखा पाऊँ। इतनी बुरे हालात में वो लाश थी। आप समझ जाइए क्या स्थिति बांग्लादेश में हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है ये आतताई, ये दंगाई हैं और इन दंगाइयों के हाथ में एक पूरा देश दे दिया जाएगा बांग्लादेश, तो आप समझ जाइए कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। और इसीलिए वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो लगातार इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि BSF ने सारे लैंड एक्सेस को सीज कर दिया है और जो रेलवे एक्सेस था, जो कि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी जो इंडिया और बांग्लादेश को लिंक करती थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है ताकि इस ट्रेन से भी कोई भी बांग्लादेश से अभी फ़िलहाल इंडिया में ना आ पाए। सारी फ्लाइट्स जो कि ढाका से न्यू दिल्ली आने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए।
ताकि ये रेफ्यूजीज़ जो हैं वो इंडिया में अभी एंटर ना कर पाएँ जब तक इंडिया कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन इस चीज़ पर नहीं लेती, जब तक कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेती है। उसके अलावा अब बचता क्या है उनके पास? अब उनके पास या तो वेस्ट बंगाल का रास्ता बचता है कि वेस्ट बंगाल में वो एंटर कर जाएं, लेकिन इलीगल जितने रूट थे वेस्ट बंगाल के, वहाँ से एंटर करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक यूट्यूबर ने आपको रास्ता भी दिखाया था कि किस तरीके से इंडियन बॉर्डर्स में एंटर करना है, मेघालय में कैसे एंटर करना है, त्रिपुरा में कैसे एंटर करना है, वेस्ट बंगाल में कैसे एंटर करना है। ये 3 स्टेट्स के बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ से एंटर करना बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ के लिए इलीगली बहुत आसान होता है। तो पूरी तरीके से उन बॉर्डर से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और उन सारे बॉर्डर्स को सीज करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि बीएसएफ की जो चौकी है वो ऊपर है और नीचे अंडर द पाइप आने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बांग्लादेश के अंदर में चल रही है। और इसी सब के बीच में एक और तस्वीर हमारे सामने आई थी। वो तस्वीर ये थी कि जो बांग्लादेशी बैट्समैन है लिट्टन दास, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो लिट्टन दास को ज़रूर जानते होंगे, ज़बरदस्त बांग्लादेशी बैट्समैन है लिट्टन दास। कहा गया कि लिट्टन दास, ये शायद ओपन भी करते थे बांग्लादेश से, तो कहा गया कि लिट्टन दास का जो घर था, क्योंकि ये बांग्लादेशी हिंदू थे, इस तरीके के पोस्ट आया ट्विटर पर कि क्योंकि ये बांग्लादेशी हिंदू थे तो इनके घर को आग लगा दिया गया बांग्लादेश में। तो ये जो पूरी जानकारी है जो ट्विटर पर दी गई है ये गलत जानकारी है और ऐसी फेक जानकारियाँ बहुत सारी आ रही होंगी, आपको इनसे बच के रहना है। लिट्टन दास के घर को आग नहीं लगाया गया है, किसी भी ये बांग्लादेशी हिंदू लिट्टन दास थे इसलिए इनको टारगेट किया गया कि इनके घर को आग लगाया गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, शायद आप इनका नाम जानते होंगे, मुशर्रफी मुर्तज़ा नाम है इनका। मुशर्रफी मुर्तज़ा बांग्लादेश के ऑलराउंडर थे, बांग्लादेश के कैप्टन रह चुके हैं। उनके घर को आग लगा दिया गया और उनके घर को आग लगाने का जो कारण था वो साफ था कि मुशर्रफी मुर्तज़ा ने जब क्रिकेट से संन्यास लिया था तो उन्होंने शेख हसीना की अवामी पार्टी, अवामी लीग जो है वो ज्वाइन कर ली थी और उसके बड़े नेता माने जाते थे। इसीलिए जैसे ही शेख हसीना अपना रेजिग्नेशन दे करके वहाँ से निकली तो मुशर्रफी मुर्तज़ा के घर को भी आग लगा दिया गया। हालांकि मुशर्रफी मुर्तज़ा और उनका परिवार अभी फिलहाल सेफ है। अब आते हैं जो इस वीडियो के आपने थंबनेल पर भी देखा था कि इस पूरे बांग्लादेश इशू से यूएस का क्या लेना देना है। अब यहाँ पर यूएस का एक बहुत बड़ा लिंक है इस पूरे बांग्लादेश प्रोटेस्ट के ऊपर। जहाँ पर भी पूरे दुनिया में अशांति है वहाँ पर आपको 2-3 कंट्रीज़ मिल जाएंगी, जिसमें से यूएस एक है, बाकी कंट्रीज़ आप जानते हो कौन है। तो यूएस का नाम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ा जा रहा है क्योंकि शेख हसीना जी की जब सरकार बनी थी, जनवरी में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद मई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था शेख हसीना ने और उसमें बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए थे। उसमें बड़े इल्ज़ाम ये थे कि उन्होंने कहा कि एक वाइट मैन है जिन्होंने शेख हसीना को अप्रोच किया था और शेख हसीना को अप्रोच करके उन्होंने कहा था कि आप जो है हमें अपने बांग्लादेश कंट्री के अंदर में एक एयरबेस बनाने दीजिए या एक मिलिट्री बेस बनाने दीजिए, तो हम आपको पूरी अच्छे तरीके से आपकी मदद करेंगे सरकार बनाने में भी और आप हैसल फ्री गवर्नमेंट चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमेशा बांग्लादेश में एक थोड़ी सी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रहती है, थोड़ा सा आपसी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा रहती है। शेख हसीना को ये चीज़ आज से नहीं बहुत पहले से फेस करना पड़ा और ये बांग्लादेश का इतिहास भी है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था और 4 साल बाद उन्हीं की हत्या हो जाती है वहाँ पर। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके का पॉलिटिक्स वहाँ पर शिफ्ट होता है। मिलिट्री कू हुआ था शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ और मिलिट्री कू के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बांग्लादेश में। तो इसलिए शेख हसीना को उन्होंने ऑफर दिया उस वाइट मैन ने कि आप हमें एक एयरबेस बनाने दीजिए बांग्लादेश में, कुछ लीज पर हमें टेरिटरी दे दीजिए और आपको हम सरकार भी चलाने देंगे और पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट भी देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जनवरी के इलेक्शंस हुए थे, जनवरी के इलेक्शंस में जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उसने बॉयकॉट कर दिया था इलेक्शन, खालिदा जिया हाउस अरेस्ट। उसके बाद कहा यह गया जितने भी फॉरेन यूरोपियन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन वगैरह, सब ने कहा कि नहीं बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए बांग्लादेश में, सही से इलेक्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एकमात्र यूएस एक ऐसी कंट्री थी जिसने कमेंट किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए बांग्लादेश में और शेख हसीना ने इन पूरे इलेक्शंस को रिग्ड किया है। जो वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, उसके पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था शेख हसीना पे। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि शेख हसीना और यूएसए के रिलेशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि शेख हसीना ने उनको मिलिट्री बेस बनाने नहीं दिया। शेख हसीना का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है यूएस के ऊपर। उन्होंने कहा बेसिकली यूएसए क्या चाहता है, यूएसए एक ईस्ट टाइमोर जैसा आइलैंड बनाना चाहता है, एक ईस्ट टाइमोर जैसी छोटी सी कंट्री बनाना चाहता है। ईस्ट टाइमोर कंट्री के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये इंडोनेशिया के नीचे जब आप बढ़ोगे ऑस्ट्रेलिया के तरफ तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको आइलैंड नुमा कंट्री दिखेगी जिसका नाम है ईस्ट टाइमोर। ईस्ट टाइमोर और वेस्ट टाइमोर अलग अलग हैं,
पूरा बड़ा करके ये तैमूर आइलैंड्स हैं और इसमें 2-3 आइलैंड्स और जुड़ते हैं। जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था और उसमें भी यूएस का हाथ था। यूएस ने पहले ये पोर्टुगीज़ के कब्जे में था पूरा तैमूर, वहाँ पर पोर्टुगीज़ कॉलोनीज थी, तो वहाँ पर यूएस ने इंडोनेशिया को हेल्प किया 1975 में। वेस्ट तैमूर कब्जा कर लिया इंडोनेशिया ने और ईस्ट तैमूर को आज़ाद करा दिया गया। लार्जली वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है, तो ईस्ट तैमूर जैसा आइलैंड बनाना चाहता है, ऐसा शेख हसीना ने इल्ज़ाम लगाया था। और उस ईस्ट तैमूर जैसे क्रिश्चियन आइलैंड बनाने के लिए, क्रिश्चियन देश बनाने के लिए उनको कुछ हिस्सा बांग्लादेश का चाहिए और कुछ हिस्सा म्यांमार का चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि म्यांमार में जो आप अनरेस्ट देख रहे हो, जो आप सिविल वॉर देख रहे हो, जो हमेशा सिविल वॉर चलता रहता है, उसमें 2 कंट्रीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक उसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो अपना वर्चस्व चाहता है म्यांमार में, वो ट्रेड पर्पस से म्यांमार को यूज़ करना चाहता है, उसके पोर्ट्स को यूज़ करना चाहता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर यूएस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है म्यांमार में, कई सारी कम्युनिटीज़। उन्होंने 2 कम्युनिटी का नाम लिया था। उन्होंने कहा एक कुकी चिन नेशनल फ्रंट है, KNF, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है म्यांमार के अंदर में, आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा कुकी चिन नेशनल फ्रंट, और जो इंडिया में काफ़ी एक्टिव ग्रुप है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिससे अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सीज फायर साइन करवाया है। ये दोनों ग्रुप से कहीं ना कहीं यूएस ने अपने हाथ मिला लिए हैं और इन दोनों ग्रुप्स को चढ़ा करके वो जगह जगह पर दंगे करवाता है, वो जगह जगह पर ऐसी गतिविधियां म्यांमार के अंदर में करवाता है। ULFA जो है वो काफ़ी एक्टिव रहा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब आप जाइएगा तो आप ULFA का बहुत बड़ा प्रेजेंस पाएंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनके एक धड़े से सीज फायर भी साइन करवा लिया है, जो अमित शाह जी की गवर्नमेंट थी, रिसेंटली पिछले साल की बात है। तो ये इल्ज़ाम यूएसए के ऊपर शेख हसीना जी ने लगाया कि वो एक क्रिश्चियन आइलैंड बनाना, वो क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बांग्लादेश और कुछ हिस्सा म्यांमार का चाहिए। और वो जो बांग्लादेश का हिस्सा हमेशा से यूएस मांगते आया है उसका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात साफ है कि साल 2001 से ऐसी खबरें चलती हैं कि जो यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो बांग्लादेश का, जो चिटगोंग रीजन है, और यहाँ पर कॉक्स बाज़ार आपको दिख रहा है, कॉक्स बाज़ार के आसपास ये जो एरिया दिख रहा है, जो आइलैंड नुमा एरिया है, ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है। और कहा जाता है कि ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो है ये हमेशा से यूएस लेना चाहता था बांग्लादेश से। तो यूएस ने सेंट मार्टिन आइलैंड्स के लिए प्रेशराइज किया बांग्लादेश को कि इसको आप हमें लीज पर ही दे दीजिए, यहाँ पर हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यूएस जो है वो बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट रहना चाहता है। इंडिया के पास बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है, बांग्लादेश के पास एक्सेस है, म्यांमार के पास एक्सेस है। इंडिया जो है वो मिलिट्री बेस देने से रहा। म्यांमार में सिविल वॉर ही हमेशा छिड़ा रहता है, किसकी सरकार बनेगी यही तय नहीं रहता है वहाँ पर, क्योंकि अभी आप देखिए कि वहाँ पर आर्मी गवर्नमेंट आई और आर्मी गवर्नमेंट के खिलाफ अब कई सारी छोटी छोटी आर्मीज़ ने अटैक करके वहाँ पर आर्मी को ही भगाने लग गए हैं। और दूसरी तरफ बचता है एक देश बांग्लादेश। तो जो उनको बांग्लादेश और म्यांमार से थोड़ा थोड़ा हिस्सा चाहिए वो यही वाला हिस्सा चाहिए। एक तो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए ताकि ये बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस बना सकें, और चाइना के जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में उसको चेक करने के लिए बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए यूएसए ये सेंट मार्टिन आइलैंड्स के लिए साल 2001 से ही बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाते रहा है। जब से शेख हसीना पीएम बनी है, शेख हसीना ने हमेशा सेंट मार्टिन आइलैंड को जो है सेव किया है और यूएस को कभी लीज पर नहीं दिया है। और इसी वजह से यूएस काफ़ी नाराज़ था और ये बात उन्होंने मई में ही कह दी थी कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश की जाएगी, साजिश हो रही है और आप देखिएगा कि मेरी सरकार को गिराने के लिए किस हद तक ये लोग जाएंगे। और एग्जैक्टली जो शेख हसीना जी ने कहा था वही हुआ कि उनकी सरकार जुलाई आते आते वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स बैनर के अंडर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो बहुत रिसोर्सफुल प्रोटेस्ट थे। कई सारे लोगों की उसमें जान गई, बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट थे। सारी तस्वीरें, सारी फोटोज़, वीडियोज़ जो हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें देखे थे। बहुत बुरा हाल बांग्लादेश का हुआ पड़ा है। और उसके बाद अगस्त आते आते शेख हसीना बाध्य हो गए इस चीज़ पर कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंपना पड़ा और रिज़ाइन करके फाइनली वो इंडिया में सेफली पहुंच पाई हैं। और बांग्लादेश की सिचुएशन दिन पर दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। और जैसे ही वहाँ के ऊपर नई सरकार बनेगी बांग्लादेश में, जो कि एक सेकुलर सरकार बिल्कुल भी नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको क्लियरली एक चीज़ सुनने को मिल जाएगा कि जिस चीज़ के लिए यूएस प्रेशराइज कर रहा था वो चीज़ यूएस को मिल चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी CSE 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने
आपकी राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस के लिए आपको 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके जो हमारा 15 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है उसको सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। उसके साथ साथ आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। जो आपके डाउट्स हैं वो स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी इसमें रखे जाएंगे, और उसके अलावा आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो सारे आंसर्स के इवैल्यूएशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको बांग्लादेश की पूरी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।